हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, बेटा हम सब लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि सर आप हमारी प्लीज़ तृप्ति मैम से बात कराइए, अब मुझे नहीं पता चला कब तृप्ति से तृप्ति मैम बन गई। बच्चों के व्हाट्सएप, ईमेलर्स एंड कमेंट्स जो हैं वो यूट्यूब पे कि सर तृप्ति मैम से बात करवाइए, आप हमें उनका प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें करने से पहले सबसे पहले तो मैं बोलूँगा तृप्ति अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बच्चे। सबसे पहले मुझे ये बता कि मतलब द मोमेंट जब तेरा रिज़ल्ट आया तो फैमिली में, घर में, आप घर में थे ऑफिस में थे? यू आर इन ऑफिस, ओके। तो मुझे सबसे पहले ये बता कि द मोमेंट यू सॉ योर रिज़ल्ट, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर मेरे को मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैंने रिज़ल्ट देखा। मेरी सीनियर मैम है, मैंने बस उनको हक कर लिया कि मैम मैं पास हो गई एकदम। मतलब वो कह नहीं सकते कि क्या वाली फीलिंग थी कि आप सीएस बन गए फाइनली इतने सारे एफर्ट्स लेने के बाद। तो आपने जब अपने घर पे बात की तो एज यू सेड कि यू वर इन ऑफिस एट दैट टाइम, राइट? तो जब आपने अपने घर पे बात की और फैमिली का फ़ोन पे क्या रिएक्शन था? मम्मा का, पापा का, आपके ब्रदर यहाँ बैठे हैं, इन सब का क्या रिएक्शन था? सर ये लोग तो मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा श्योर थे कि हाँ इसका तो निकल जाएगा, हम लोग को पहले से ही पता है, इसका निकल जाएगा, हम लोग को पहले से ही पता है। तो मैंने जब बताया तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर वो लोग वही घर पे सबको फ़ोन करके बता रहे थे कि बन गई फाइनली, सीएस में निकल गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। आपने कहा कि सर वो लोग पहले से ही श्योर थे, वो तो हम भी थे। जब आपको याद होगा व्हेन यू सेड कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो मैंने कहा कि लेट्स प्लान इट इन हल्दीराम, राइट? तो जब मैंने आपको रचित के पास भेजा था तब भी मैंने यही कहा था कि शी इज़ द वन हु विल स्कोर रैंक। और रचित सर आपको भी याद होगा, यू आर ऑल्सो देयर। तो मुझे आज भी वो वर्डिंग याद है कि इस बच्चे की रैंक नहीं आई ना तो जो पेनल्टी होगी वो मैं भरूंगा। इट वॉज लाइक दैट, राइट? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप कह रहे हो कि यू आर सुपर एक्साइटेड, फिर आप कह रहे हो कि सर मैंने घर पे फ़ोन किया। जब आप अपने घर पहुँचे शाम को तो घर वालों ने क्या किया हुआ था आपके लिए? सर घर वालों ने मतलब केक वगैरह ला के रखा था, उसके बाद सब रेडी थे कि चलो पार्टी करने चलते हैं डायरेक्ट। तो बच्चे मुझे एक बात बता कि मतलब एक चीज़ है ना, जो जैसे लास्ट ईयर भी इसी दिन हम आपके साथ बैठे थे, मुझे आज भी याद है 27 फरवरी 2021 आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव में रैंक आई थी। नाउ इट्स 27 फरवरी 2022, हम आपकी प्रोफेशनल की रैंक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दो बार रैंक लाना कितना मुश्किल था और कैसी फीलिंग होती है? सर रैंक का तो मैंने कभी सोच के पढ़ाई की ही नहीं कि मेरे को रैंक चाहिए इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बस मेरे को था कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और बस ये था कि मेरे को ये पता था कि मेरे को क्लियर करना है, मेहनत करनी है अपनी जितनी भी पॉसिबल हो। कहीं भी मेरे को ये बाद में गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने थोड़ी सी भी मेहनत अपनी कम कर दी। तो बच्चे मुझे एक बात बता, मुझे आज भी याद है व्हेन यू अप्रोच्ड मी कि सर मैं प्रोफेशनल को कैसे करूं, तो मैंने कहा बच्चे सबसे पहले तो हम मॉड्यूल 1 और 2 की कोचिंग स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 3rd मॉड्यूल की कोचिंग पे आएंगे, राइट? हालांकि मैं मॉड्यूल 1 के अंदर यू हैव टेकन कोचिंग ऑफ GRMC फ्रॉम मी, ड्राफ्टिंग, एंड मॉड्यूल 2 में CRI। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे ड्यू डिलीजेंस के, सेक्रेटेरियल ऑडिट के ना, अपने सारे चार्ट्स एंड ऑल दैट। एंड मेरे ख्याल से सेम वाज द केस विद लेबर लॉज एज वेल, लेबर लॉ में भी मैंने दिए थे। अच्छा, आपने मेरी वो एक्जी वाली जो रिकॉर्डिंग्स थी वो ली थी क्योंकि अभी लॉ पूरा चेंज हुआ नहीं था, ओके। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे। पहली चीज़, आपने 9 सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया? एंड सेकेंडली, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, क्योंकि आपने मेरे अलावा लॉ की कोचिंग कहीं से ली नहीं, राइट? तो आपने कॉर्पोरेट फंडिंग को कैसे देखा? आपने जब CRI में IBC जो टफ माना जाता है उसको कैसे हैंडल किया? और IBC जब आप ऑलरेडी CR में पढ़ रहे थे तो आपने मॉड्यूल 3 में IBC लिया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने लेबर लॉ कहा था, क्या रीज़न था उसका, वो सारी चीज़ें बताओ। सर बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं मॉड्यूल 3 में IBC ही लूँगी। फिर मैंने जब आपसे बात की तो मेरे को आपका पॉइंट भी सही लगा था कि जब हम IBC पढ़ रहे हैं ऑलरेडी मॉड्यूल 2 में, तो मॉड्यूल 3 में सेम चीज़ पढ़ के क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई मैंने लेबर लॉ लिया था। और मैं मतलब पहले मेरे को लग रहा था कि यार लेबर लॉ क्यों लिया, बिना मतलब का एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया,
और उसका मॉडल भी बहुत ज़्यादा वाइड है, तो मेरे को ये चीज़ लग रहा था। बट लास्ट में जैसे एक बार पढ़ा तो फिर था कि हाँ लेबर लॉ की पूरी नॉलेज हो गई, मतलब जितना था उतना पता चल गया, तो फिर लास्ट में अच्छा लग रहा था कि चलो IBC भी पढ़ लिया, लेबर लॉ भी पढ़ लिया। और लेबर लॉ सर ईजी भी है कंपैरेटिवली, और स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है लेबर लॉ। यही चीज़ बच्चे मैं आप सब लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, सबको ये बोलना चाहूँगा कि लेबर लॉ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। रीज़न इज़ स्कोरिंग है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और सबसे बड़ी बात है करियर ओरिएंटेड है। जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर जितने भी लेबर लॉज हैं उसका कंप्लाइंस कहीं ना कहीं HR डिपार्टमेंट के साथ हमें मिलके करना पड़ता है। ग्रेचुटी से लेके, बोनस से लेके, PF से लेके, मैटरनिटी बेनिफिट से लेके, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ये जो लेबर लॉ वाली बात कर रहे हैं, मैं अभी भी सबको रिकमेंड करूँगा कि वन शुड गो फॉर लेबर लॉ ओनली, राइट। अब बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि GRMC ड्राफ्टिंग, ये मॉड्यूल 1 के 2 सब्जेक्ट्स जो आपने मुझसे पढ़े थे, इसके अंदर जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ड्राफ्टिंग के अंदर प्रैक्टिस कराएंगे कि नहीं कराएंगे, सर ड्राफ्टिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसको आपने कैसे टैकल किया? मतलब नो डाउट हम लोगों ने क्लास में मैक्सिमम ड्राफ्टिंग्स की राइटिंग प्रैक्टिस की थी। yes, मैंने आपके आंसर्स भी मुझे याद है चेक करके दिए थे, बट स्टिल सेल्फ प्रैक्टिस कैसे की थी उसकी? सर ड्राफ्टिंग तो बेसिकली सर ने लाइव क्लासेस ही ली थी सारी अनअकैडमी पे, तो साथ साथ सर चेक करके भी बता देते थे कि ये सही है, कहाँ पर मेरे को करेक्शंस की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बस उसके बाद सर के क्लासेस में ही सर इतने ज़्यादा ड्राफ्ट करा देते कि बाद में अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने एज सच बाद में कोई प्रैक्टिस की नहीं, बट जो क्लास में हुआ था उसी से ड्राफ्टिंग हो गया था मेरा आराम से। व्हाट अबाउट GRMC? सर GRMC का भी सेम था कि आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे उस टाइम पे, तो क्योंकि आपके जो नोट्स चार्ट्स वगैरह रहते वो इतने कंप्लीट थे कि एक बार वो पढ़ लिया तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। और GRMC ऐसे वाइड लगता है कि बहुत ज़्यादा, बट पार्ट B और पार्ट C उसका 40 मार्क्स कवर करता है, तो पहले वो अपना आराम से मॉड्यूल से अच्छे से कर लो, उसके बाद फिर बाकी पार्ट A और पार्ट D के लिए मैंने आपके नोट्स सिर्फ रेफर किए थे। मतलब पार्ट B के अंदर आप कह रहे हो रिस्क मैनेजमेंट, और पार्ट C इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। हाँ वो 40 मार्क्स के 3 चैप्टर। तो वो मैंने रिस्क नहीं लिया था, इसलिए मैंने वो मॉड्यूल से बहुत अच्छे से किया था। और फिर पार्ट A भी मैंने, मतलब मैं नॉर्मली मॉड्यूल ही प्रेफर करती हूँ, मैं सिर्फ मॉड्यूल से ही रीड करती हूँ। लेकिन जो हमारी वाली बुक है ऑलरेडी उसमें पूरा मॉड्यूल कवर था। हाँ था, बट मैं मॉड्यूल से ही पढ़ती हूँ। से ही पढ़ा। अच्छा। हाँ पार्ट D मैंने सिर्फ आपके नोट से पढ़ा था, और ड्राफ्टिंग मैंने सिर्फ मतलब एक ड्राफ्टिंग का ही ऐसा था जिसका मैंने मॉड्यूल यूज़ नहीं किया था, बस सर के नोट्स पढ़े थे। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर और आता है कि हमारा जो परीक्षा स्कैनर है, हाँ, ड्राफ्टिंग का और GRMC का, उसका क्या रोल रहा? आपने वो रीड किया या नहीं किया तो कैसे किया? मैंने मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने एकदम अच्छे से रीड किया था, बट ये था कि मैंने एक बार देख लिया था कि उससे ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको कैसे आंसर करना है, तो वो एक आइडिया हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार रीड करके जाओ एटलीस्ट। अच्छा बच्चे मेरे को एक बात बता, आपने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की कोचिंग एक साथ स्टार्ट की है, राइट? आपने मेरे सेक्रेटेरियल ऑडिट के जो नोट्स थे वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। सेक्रेटेरियल ऑडिट की कोचिंग मैं नहीं दे रहा हूँ अभी, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको चार्ट्स दिए थे उसका कुछ यूटिलिटी थी, पहली चीज़। एंड सेकेंडली आपने CRI को, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, जो सबसे हैवी सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, उसको आपने कैसे टैकल किया? सेक्रेटेरियल ऑडिट तो मैंने सेल्फ किया था, तो मेरे को सर के नोट्स तो बहुत हेल्प किए थे, बिकॉज मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी सेक्रेटेरियल ऑडिट की, वो सेल्फ ही किया था। तो सर के नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे को उससे देखकर काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता था। और CRI वाइड लगता है, तो एक IBC का पार्ट तो ऐसा था कि सर उसकी भी लाइव क्लासेस ले रहे थे, तो दिक्कत हुई नहीं मेरे को IBC में। फिर जब IBC पढ़ी थी तब लग रहा था कि मॉड्यूल 3 भी IBC ले लेना चाहिए था, वो ज़्यादा ईजी था। बट लेबर लॉ से भी मैं खुश थी कि हाँ लेबर लॉ ले लिया, अच्छा है जब पेपर्स देखे तो। और CRI का पार्ट A में मेन मर्जर एमलगमेशन वाला टॉपिक आता है, हाँ मर्जर एमलगमेशन एंड टेक ओवर वाला टॉपिक ही मेन है, जो रिपीट करके बहुत जगह दिया हुआ है। तो वो वाला तो सर वाले नोट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, तो वो तो हो गया था आराम से, तो इसलिए मेरे को CRI में उतनी कभी दिक्कत आई नहीं। तो बच्चे अब आपने आगे क्या प्लान किया? मतलब अभी नाउ यू आर एट द एज ऑफ 22, राइट? 22 एज है आपकी, CS बन चुके हो, हल्दीराम के अंदर रचित सर के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हो। रचित सर ओवर टू यू, आप आना चाहोगे यार, कुछ बोलना चाहोगे, बात करना चाहोगे? आ जाओ प्लीज़।
सो कॉन्ग्रेचुलेशन तृप्ति अगेन। आई थिंक अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे, इंटर्नशिप स्टार्ट करे थे बिना अपना एग्ज़ाम्स क्लियर करे, बट अब आपके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो गए हैं, तो अब सिर्फ इंटर्नशिप और लर्निंग पे फोकस है। तो अभी क्या फीलिंग है आउट ऑफ द वर्ल्ड, या क्या फीलिंग है अभी आपकी? सर मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी 2 दिन पहले रिज़ल्ट आया, बट ये कि मैंने हल्दीराम में इंटर्नशिप स्टार्ट की तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बहुतों ने कहा कि यार हल्दीराम प्राइवेट कंपनी है, नहीं होगा, बट हल्दीराम में बेसिकली बहुत ज़्यादा काम है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सही जगह पे आर्टिकलशिप स्टार्ट करी अपनी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि काम कम है तो काम और दे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पक्का ना? यस सर। मतलब लग रहा है कि काम कुछ कम ही है, तो टाइम मिल रहा है और कुछ करने का? नहीं, अभी तो काम में निकल जाता है टाइम। ओके। तो और अब क्या एक्सपेक्टेशन है, आगे क्या करना है आपने? अभी ऐसा सच कुछ सोचा नहीं है मैंने क्या करना है। मीन सी और जुडिशरी में मैं कंफ्यूज हूँ, बट ये श्योर है कि मेरे को CS करके सिर्फ खाली बैठना नहीं है, अभी कुछ और तो ज़रूर करना है। सो गुड, खाली बैठना भी नहीं चाहिए आई थिंक, क्योंकि अभी आप 22 हो, तो अभी तो बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड व्हाट आई ऑलवेज सेज कि अभी तक आप पढ़ाई करके आए हो, तो अभी जब आप पढ़ाई करते हो आपका एजेंडा होता है एग्ज़ाम्स क्लियर करना। अब पढ़ाई करने का एजेंडा होगा लॉ को कंप्लाई करना। बहुत सारी चीज़ें होती है शायद जो हम बेयर एक्ट में पढ़ते हैं लेकिन बुक्स में नहीं पढ़ पाते। शायद अब आपने इंटर्नशिप जब करनी शुरू करी है तो आपने देखा होगा, अच्छा मैं कहता हूँ आपको नहीं ये देख के आओ, तो अब आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है कि पढ़ाई में और काम करने में क्या डिफरेंस है? यस सर, वो डिफरेंस तो है, मतलब पढ़ने में और काम करने में ऑब्वियसली डिफरेंस रहेगा। बट बेयर एक्ट वगैरह जैसे मैं नॉर्मली भी यूज़ करती थी, अब जब मैं क्लासेस प्रोफेशनल भी कर रही थी, तो मेरा ये था कि मैं अप्रैल मई जून जुलाई ये 4 महीने प्रॉपर डेली बेयर एक्ट पढ़ती थी। जैसा अमित वोरा सर ने मेरे को हमेशा से कहा था कि बेयर एक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, बेयर एक्ट पढ़ना ही चाहिए, तो वो बेयर एक्ट तो मैं पढ़ती रहती थी डेली। मतलब तो क्या आपको अमित सर ने ये समझाया कि बेयर एक्ट पढ़ते कैसे हैं? मतलब आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेयर एक्ट पढ़ना, या शायद जहाँ तक मेरे को पता है अमित सर की बुक्स में काफ़ी हद तक बेयर एक्ट से कंटेंट होता है। कि बेयर एक्ट में क्या लिखा है और बुक्स में क्या लिखा है। शायद कुछ वर्डिंग्स होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, लेकिन अमित सर की बुक्स जहाँ तक मेरे को पता है वो काफ़ी हद तक बेयर एक्ट से लेके बेयर एक्ट समझाते हैं। तो क्या आपको उसका फ़ायदा मिलता है कहीं पे? यस सर, वो बेनिफिट होता है। मतलब सर ने ये भी सिखाया कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा और, लेकिन अब ये कि प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हैं उस चीज़ को, तो और ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है कि अच्छा ऐसे पढ़ना था इस चीज़ को। तो आई थिंक ये बेनिफिट है कि बेयर एक्ट रेड विद रूल्स रेगुलेशंस को कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उससे इंटरप्रेट कैसे करना है। ये चीज़ें प्रैक्टिकल जब आप इंटर्नशिप करोगे तभी आपको पता चलेगा, और ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रही कि अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ पर गलत ऐसे पढ़ी थी, अब कैसे पढ़ना है उसको। आई थिंक और अमित सर के साथ आपका पढ़ाई का आई थिंक आपने एग्जीक्यूटिव भी, जैसे अभी अमित सर ने कहा 1 साल पहले यहीं पर आपने क्लियर करा, यहीं पर आप बैठे थे, तो अमित सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मतलब आई थिंक आई एम गुड टू सी 3 जनरेशन डिफरेंट है यहाँ पे। मैंने अमित सर से भी क्लासेस ली, आई थिंक सर कितने 11-12 साल हो गए शायद पहले, आई थिंक 12 साल पहले मैंने 2010 की बात। हाँ, तो मैंने भी 12 साल पहले अमित सर से पढ़ाई करी है। आई नो कि उनका वे ऑफ टीचिंग कैसा है, तो मेरे को बहुत पसंद है। तो आपका क्या है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू? सर मेरे को तो सर एज अ मेंटर ही मैं देखती हूँ उनको, क्योंकि मेरे को कुछ भी कहीं भी कभी भी डाउट होता है मैं तुरंत सर को मैसेज करती हूँ, सर मेरे को ये डाउट है, और सर का मतलब आ जाता है, मेरे को 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाता है, तृप्ति ऐसा ऐसे करो वरना मेरे को कॉल कर लो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा है। I think that is the best part of being any teacher. Not necessarily talking about you, Amit sir, but I think for any teacher and every teacher, a teacher has to be a mentor, because if he's a mentor and he can guide you at the right point of time with the right amount of energy, that okay, this is what you are supposed to do and this is how you should do, and that lays down a path for your future सक्सेस। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो हर टीचर को फॉलो करना चाहिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचिंग समवन, इट इज़ अबाउट गाइडिंग, इट इज़ अबाउट टेलिंग देम ओके व्हाट होल्ड्स इन फ्यूचर। अगर आप ये करोगे तो क्या आपको फ्यूचर मिलेगा, ये करोगे तो क्या फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो इट इज़ अबाउट गाइडिंग और मेंटरिंग विद द राइट वर्ड्स, विद द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज। आई थिंक वो मैटर करता है। यस सर, वो चीज़ तो मेरे को अमित सर में दिखती है कि मीन्स वो बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, बताते भी आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो इस चीज़ में तो मेरा अमित सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है।
यार मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, पता है, मतलब मेरा एक 3 जनरेशन पुराना स्टूडेंट, बैठ जा रचित, 2010 में जब हम लोगों ने अपने घर के ऊपर छत पे अपना सेंटर बनाया था एंड वी स्टार्टेड, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ माइन, राइट? तो फॉर CS, उससे पहले मैं CA को पढ़ा रहा था, CA फाइनल को पढ़ा रहा था। तो मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी के 12 साल पुराना मेरा स्टूडेंट मेरी रिसेंट क्लियर स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा है और उसे सिखा रहा है कि हल्दीराम में काम कैसे करना है। आई मीन द बेस्ट फीलिंग अ प्रोफेशनल कैन हैव। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर मेकिंग मी प्राउड। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड बाय the way you guys are carrying in your life, and Tripti, all the best for you बच्चे, congratulations दोबारा से, and all the best to you, and I hope you are going to touch the new sky of success in your life. यस सर, थैंक यू सो मच सर। ये आपकी गाइडेंस के बिना पॉसिबल ही नहीं था मेरे को। कुछ कहना रचित? I think it is as you said, I think it is only and only about your base. हमें जब हम स्टार्ट करते हैं ना, we should रन अबाउट द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। तो अगर हम क्वालिटी के पीछे भाग रहे हैं ना, आई थिंक मैंने बहुत बार देखा, लोग कहते हैं नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से ले लेंगे, शायद कुछ चीज़ सस्ती है, बट आई थिंक रन फॉर क्वालिटी। इफ़ यू गेट द बेस्ट क्वालिटी देन दैट विल पे ऑफ इन फ्यूचर। सिंपल है। सो इफ़ वी गेट द क्वालिटी एजुकेशन, दैट क्वालिटी एजुकेशन विल पे यू द क्वालिटी रिजल्ट्स इन फ्यूचर। सो आई थिंक दिस इज व्हाट हैज़ प्रूव्ड इवन फॉर तृप्ति। आई थिंक गेटिंग रैंक इज नॉट एन ईजी। मेरी नहीं आई थी। मेरी भी नहीं आई थी। I think I'm proud. Congratulations, Tripti, and just keep rising. तृप्ति, अब फाइनली कंक्लूड करने से पहले, जाने से पहले, आप स्टूडेंट्स को कोई भी ऐसी 3 टिप्स टू सक्सेस जो देना चाहेंगे? बिकॉज स्टूडेंट्स विल लुक अपॉन यू, स्टूडेंट्स विल लुक अपॉन यू बिकॉज आपने, एक होता है ना, एक बाय चांस हो गया, आपने हिस्ट्री रिपीट किया है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आप रैंक लेके आए हो, तो स्टूडेंट्स विल लुक अपॉन योर स्ट्रैटेजीज। तो आपको कोई भी ऐसी 3 से 4 चीज़ें जो लगती हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए ध्यान रखनी चाहिए, एंड फाइनली आप जाते जाते स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे, जो एक्सी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी और जो प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी? फर्स्ट थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं, बुक्स के पीछे भागते हैं कि हम इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, इस बुक से भी पढ़ लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। एक बुक रखो, उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, वो ज़्यादा बेनिफिट देती है आपको। और एग्ज़ाम टाइम्स में हम क्या करते हैं, हम मतलब डेली बेस पे एग्ज़ाम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, 6 घंटे सोते नहीं है, उसकी जगह हम क्या करते हैं, 5 घंटे सो लिए, 4 घंटे सो लिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम देने चले गए। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे ना, तो हम लोग को बस उतना ही याद आएगा जो हमने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ा है। और अगर हम 6 घंटे की प्रॉपर नींद ले लेंगे तो हमको वो याद आएगा जो हमने पूरे साल भर मेहनत की है। तो 6 घंटे की नींद ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम में भी, जो कि बहुत बहुत बच्चे गलत करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेन सोर्स ऑफ बुक, प्रॉपर स्लीप एंड कंसिस्टेंसी, राइट। तो बच्चे, आई होप आप लोगों के लिए जो सेशन है ये आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। आप लोग इससे थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ जो मैंने तृप्ति और अपने हर बैच में बोलता हूँ कि ऑलवेज फॉलो 8+3+1 का रूल, 8:3:1। 8 hours is watching the lectures of the faculty in a day, 3 hours is reading the books, reading the content, and 1 hour is writing practice। तो बच्चे, अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप तीनों मॉड्यूल दे रहे हैं, यू आर स्ट्राइविंग फॉर रैंक, तो येस यू हैव टू स्टडी दैट मच, राइट। तो अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8:3:1, मैं फिर से बोलूँगा, 8 घंटे लेक्चर देखने हैं, 3 घंटे आपको रीडिंग करनी है एंड 1 hour आपको राइटिंग। जनरली क्या होता है हमारे लिए ना, जो लेक्चर देखना है वो बड़ा आसान होता है, तो हम 14-14 घंटे लेक्चर्स देखते रहते हैं। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमें इसका कंटेंट रीड भी करना है और उससे रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो दैट्स इट फॉर द डे बच्चे, एंड फाइनली वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान करे कि आप बहुत बहुत अच्छी सक्सेस लो लाइफ में, एंड वुड लव, क्योंकि आप जैसे बच्चे जब कहीं जाते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है जब हमारा नाम लिया जाता है कि वो अमित सर का स्टूडेंट है, उसने ऐसा किया। तो थैंक यू बच्चे, एंड फिर मिलते हैं आप लोग को विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।